आई थिंक स्टार्ट हो गया है ना सर? ओके सर. सर अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून. सर इनकम टैक्स में बात हो रहा था, और इनकम टैक्स में हम लोग बात कर रहे थे सर इनकम टैक्स डिडक्शंस पे. तो इनकम टैक्स डिडक्शंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट खेल क्या है? इनकम टैक्स डिडक्शंस का सबसे इम्पोर्टेंट खेल है कि ये टैक्स प्लानिंग का पार्ट है ना सर? इट्स अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग. और टैक्स प्लानिंग में क्या होता है? टैक्स प्लानिंग इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. मतलब इंडिविजुअल्स जो भी इनकम करता है, इंडिविजुअल्स हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीवाई हो, वॉट एवर, मतलब पर्सन्स. इनकम टैक्स में आप लोग पर्सन्स के बारे में जानते हो. अब पर्सन्स जो भी इनकम करते हैं, इनकम करने के साथ साथ उनको इंडिविजुअल चैप्टर वाइज एग्जेम्पशंस, रिडक्शंस मिलता है. लेकिन हम लोग जो करंट डिस्कशंस कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल चैप्टर का नहीं, मतलब इंडिविजुअल चैप्टर इन द सेंस इंडिविजुअल हेड्स. ओके, इंडिविजुअल हेड्स में बात नहीं कर रहे, लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, है ना सर, कैपिटल गेन, अदर सोर्स. इंडिविजुअल हेड्स का अपना कैलकुलेशन टेक्निक इज देयर. जो जिन लोगों ने हिट्स करना चालू कर दिया है या फिर अलग से हिट्स कर चुका है बैकअप लेके या रिकॉर्डेड करके, दे नो कि क्या होता है वहाँ. और फिर से जब मैं करूँगा बेसिक्स कंप्लीट करते हुए, फिर से वापस सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी सब करूँगा, तब आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि इंडिविजुअल हेड से भी आपको कैलकुलेशन करने के टाइम पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह लेने का मौका मिलता है. लेकिन व्हाट अबाउट दिस डिस्कशंस? ये जो पर्टिकुलर डिडक्शंस है, ये डिडक्शंस जीटीआई के डिडक्शंस है. मतलब ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद, ग्रॉस टोटल इनकम, पॉइंट टू बी नोटेड सर, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद हमें ये डिडक्शंस लेने का मौका मिलता है. ये कांची. हाँ सर, ये जो क्या बोलते हैं हम लोग बंगाली में, इसको बोलते हैं कांची. हिंदी में क्या बोलते हैं? कैंची, जो भी हो, या सीजर, जो भी है. तो ये आपको एक्चुअली भी बता रहा है कि आपका टैक्स कट हो जाता है. मतलब डिडक्शंस लेने के बाद आपका क्या होगा, ये इमेज कुछ बता रहा है सर? हाँ, कुछ बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बोलो. टैक्स को कट कर देगा, सिंपल बात है. आपका जो भी रेलिवेंट टैक्स लायबिलिटी बनने जा रहा है, ठीक है, उसको कट कर देगा. क्यों कट करेगा? इसके पीछे वेरियस ऑफ डिडक्शंस का सेक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी. ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया. लंबा डिस्कशंस रहा है, लंबा डिस्कशंस रहा है फ्रॉम 80C से लेके 80U, 80C, 80CCC, 80CCD. हाँ, 80 बार बार बोल बोल के आप लोगों का कान थक जाता होगा शायद, लेकिन मैं बोलना बंद नहीं करता. हाँ सर, उसमें 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर एक चीज कहा गया है कि 80C में 80C, 80CCC यानी 80CCD सबसेक्शन 1, तीनों मिलके आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है. ये सब मैं, ये आज 4th लेक्चर है डिडक्शन पे. सर डिडक्शंस में इतना क्यों समय दे रहे हो? दूसरा चैप्टर पढ़ा दो. नहीं सर, कुछ क्वेश्चंस करवाना जरूरी है. और डिडक्शंस ना एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस के अंदर भी मिल जाएगा. मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें आपको सारे के सारे हेड मिला के सवाल कर ले, उसमें भी डिडक्शंस अवेलेबल होता है. अगर आपको इंडिविजुअल भी डिडक्शंस का क्वेश्चंस कर सकता है, मतलब इंडिविजुअली आपको सिर्फ 80D का एक दे दिया, सिर्फ 80D, या फिर सिर्फ 80C, या फिर सिर्फ 80CCD, कुछ भी उठा के दे सकता है. मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से चीज में कौन से डिडक्शंस मिलता है. 80D हो गया, 80DD हो गया, 80DDB हो गया, 80E, 80EE, 80EA, 80EEB, आपको पता होना चाहिए. 80G, 80GG, 80GGC. सर क्या सब क्या बोल रहे हो? GGEE, ABCD पढ़ रहे हो क्या? सर आप लोगों को पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है? ये आप लोगों के पास कोई नया बात तो है नहीं सर. तो सर्टेन पेमेंट्स पे, सर्टेन इनकम्स पे, हाँ सर, कब कब मिलता है डिडक्शंस? भूलना नहीं है. कभी कभी इनकम करने के ऊपर भी डिडक्शन दिया जाता है. इनकम इन द सेंस, आप इनकम करोगे, सरकार आपको डिडक्शन देगा. जैसे कि 80JJAA, आप 80RRB के तहत, ठीक है, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स वगैरह में, 80QQB ऑथर को मिलता है, 80TTA सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स वगैरह में मिलता है, सीनियर सिटीजन को 80TTB में मिलता है. तो आपको इनकम जनरेट करने के कारण भी डिडक्शन मिलता है. पेमेंट का तो लंबा लाइन है सर, 80C से 80GGC का लंबा लाइन है पेमेंट का. और देयर आर सम सर्टेन अदर इनकम एज वेल एज अदर डिडक्शंस. तो सर ये सब तो बोल दिया आपने, फिर से क्यों बोल रहे हो? सर थोड़ा सा मन हो गया, बोल दिए. हाँ, और क्या है सर? ठीक है, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो.
कुछ क्वेश्चंस कराओ, ठीक है चलो। लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था ना, हाँ, कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस लास्ट वीक भी किया था। आज भी कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। जरा रुक जाइए। कुछ इलस्ट्रेशंस है, कुछ एग्जांपल्स है जो एक बार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूँ। ऑलरेडी कुछ करके रखा, जैसे आई थिंक ये वाला कर लिया था ना सर। ये एग्जांपल्स 80C का था, मिस्टर गणेश का था, ये मैंने शायद कर लिया। अगर नहीं किया तो मैं वापस यहाँ अभी बता दूंगा आप लोगों को। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हुआ था रे ये सब एग्जांपल्स क्लास में। हाँ, किसी को भी याद आ रहा है प्रीवियस 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स? बोलो, क्या मैंने ये सब एग्जांपल्स करा दिया था या नहीं? मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। यस सर, हुआ था। सारा का सारा? नहीं मतलब बहुत ज्यादा हो गया था, आधा से ज्यादा हो गया था। आधा से ज्यादा हो गया था। ये वाला हुआ था ना, ये कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, रीपेमेंट ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड का लोन था। हाँ, अच्छा था। ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, डिडक्शन स्पेसिफिक डिडक्शंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 80 डीडीबी का एक 80D का एग्जामिशन था कि कब आप 25,000 क्लेम कर सकते हो, कब आप 50,000 क्लेम कर सकते हो, मतलब मेडिकल वगैरह में। ठीक है, मेडिकल प्रीमियम में। अगर बाई चांस किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर्स मिस करके रखा है ना सर, जरूर देखिएगा एक बार। हाँ, ये मिस्टर ए जिनका 40 साल का एज था, इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा था, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था, इस पे भी मैंने डिस्कस करके रखा। मिस्टर वाई, ये भी मैंने करा के रखा। ये मिस्टर वाई का भी, ये भी डिस्कशन होके रखा। काफी क्वेश्चन में कर दिया था। ठीक है, काफी सारा एग्जाम्पल्स हुआ था, कुछ एग्जाम्पल्स बाकी है, एक बार देख लेता हूँ मैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। अगर जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक लगे मैं आपको बताता हूँ। ये वाला फॉर एजुकेशन लोन वाज टेकन एमबीए के लिए, बीएससी के लिए, बीए के लिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ सर, रुक जाओ। 80EE का भी क्वेश्चन है, बोरोड एक्विजिशंस का। ठीक है, बोरोड लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स का, काफी अच्छा है। इस पे थोड़ा बात करेंगे, इस पे भी एक क्वेश्चन है, बात करता हूँ सर। ये इलस्ट्रेशंस 11 में बात करता हूँ, जरा रुक जाइए। और क्या है 80EE में, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ये भी एक अच्छा है, इसमें भी बात करूंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 12, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है आज के डेट में, जिसको हम लोग आज के क्या बोल रहे हैं सर, ई व्हीकल्स। तो अगर आप ई व्हीकल लोगे ना तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आपको पता लग जाएगा। 80G में ऑलरेडी चर्चा किया काफी, कुछ क्वेश्चंस में 80G का कैलकुलेशन कवर किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नया पॉइंट अगर दिखे तो ये इलस्ट्रेशन 13 में आपको शायद मजा आ जाए। हाँ, इलस्ट्रेशन 13 में आपको मजा आ जाए। और क्या है 80GG, 80GG का इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड के ऊपर है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 14 है 80GG के ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च में भी आपको डिडक्शंस मिलता है। एंड 80GG भी कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टी, कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करता है। ठीक है, अगर इंडिविजुअल करे तो जीजीसी का पार्ट है। ठीक है, और अगर कंपनी करे तो 80GG का पार्ट है। याद रखिए सर ये सब बातें। हाँ, ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा। और ये क्या है आपका सर्टेन इनकम के ऊपर 80JJA, इस रिगार्डिंग भी एक इलस्ट्रेशन 16 है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 16 है। बस ये सब करने से हो जाए। 80TTA, ये भी बहुत बहुत वाइटल है। 80TTA क्या मतलब, क्या बताऊं सर, जितना बोलूं इसके बारे में कम हो जाए, क्योंकि हर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। 80TTA TTB का आपको एवरी क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। चलो सर, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या है ना, तो छूट ना जाए, इसीलिए थोड़ा मैं आपको हर पॉइंट को कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश में जुटा हुआ हूँ। बाकी आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड करो मेरे साथ साथ, क्वेश्चन करो, फिर धीरे धीरे प्रोविजंस याद दिला देंगे। स्क्रीन सबके साथ शेयर है ना सर?
यस सर। चलो मैं आज लिखा नहीं रहा हूँ सर, लिखा के करता हूँ, आज लिखा नहीं रहा हूँ। आप लोग बाद में घर पे जरूर लिख लीजिएगा, रिविजन्स करने के टाइम पे हो या खुद प्रैक्टिस करने के टाइम पे हो, थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैं थोड़ा एग्जाम्पल आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। क्या है ना, मैं थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा समझाने का कोशिश करूंगा, इसीलिए लिखने में क्या है ना, थोड़ा कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाता है, इसीलिए थोड़ा मैं यही से आपको समझाते हुए चलूंगा। क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट वाला एग्जांपल से ही कराते हैं। मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, ध्यान से देखें ना सर। मिस्टर ए एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनका एज है 61 का। तो 61 मतलब क्या सर? ग्रेटर देन 60। ग्रेटर देन 60 मतलब कौन हो गया? सीनियर सिटीजन। हेलो, सीनियर सिटीजन होने का कुछ फायदा होता है क्या? हाँ सर, कुछ फायदा मिलता है। टैक्स में फायदा मिलता है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से लेके डिडक्शंस तक आपको बहुत सारे जगह में फायदा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा क्या है, रेडी रहना, कभी भी कोई भी कुछ भी सवाल हो सकता है। तो एज देख लेना सर, हाँ, इसलिए एज मायने रखता है। आप बोलोगे सर एज से क्या है? हाँ, उम्र कोई मायने नहीं रखता, वो हो सकता है, एज इज जस्ट ए नंबर, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन एज पर इनकम टैक्स एज इज नॉट जस्ट ए नंबर, एज इज ऑल अबाउट बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सब कुछ मायने रखता है। कितना बिजनेस इनकम किया रे? 1,35,000 का, बाप रे। सर लॉटरी इनकम किया 1,20,000 का। अरे बाप रे, लॉटरी किसका लग गया लॉटरी? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23 ही ऑल्सो हैज इंटरेस्ट ऑन एफडी। सर एफडी में इंटरेस्ट मिला है 30,000 का बैंक के साथ, पोस्ट ऑफिस भी चलता है। So he invested an amount of rupees 1,50,000 in a public provident fund account. It's a very standard question. Very standard question. What is the total income of Mr. A for the assessment year 23-24? मिस्टर ए का टोटल इनकम का क्या हालत होगा, ये आपको सवाल किया है 23-24 में। Assuming that he does not opt for section 115 BSc. सर 115 BSc में तो डिडक्शन मिलता ही नहीं है, इसीलिए 115 BSc हमेशा इग्नोर करने के लिए बोलेगा, बिकॉज 115 BSc वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाले चैप्टर में। जो लोग कर चुके हो बहुत अच्छा, जो नहीं किए हो प्लीज कर लो, ठीक है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम कैलकुलेशन के टाइम पे मैंने आपको 115 बीएससी में चर्चा किया, इवन बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में भी मैंने 115 बीएससी में चर्चा किया है। और टोटल इनकम पे तो मैंने कैलकुलेशंस भी दिखाया था आप लोगों को। सर ठीक है, क्या दिखाए हो क्या नहीं दिखाए हो मायने नहीं रखता, इस क्वेश्चन को करते हैं। सर क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ये बंदा जो है मिस्टर ए बुजुर्ग है, 61 के हैं, बिजनेस से कमा रहा है, लॉटरी से कमा रहा है, और क्या, फिक्स डिपॉजिट से कमा रहा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और 115 बीएसई मतलब जिसमें आपको डिस्काउंटेड टैक्स रेट मिलता है, डिस्काउंटेड टैक्स रेट मिलता है, वो वाला अप्रोच अप्लाई नहीं करेंगे। 115 बीएसई इस बार भी निर्मला सीतारमन जी ने भी 115 बीएसई में फाइनेंस का जो बजट आया था उसमें भी बातचीत किया है, बट फिलहाल इस बार के बजट को लेके ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो क्या होगा इसका जवाब, चलो देख लेते हैं कि कितना इनका टोटल इनकम बनता है। सर प्रोविजंस आप सबको मैं पढ़ा दिया, इसलिए मैं ज्यादा प्रोविजंस पे चर्चा नहीं करूंगा, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और जब भी जरूरत होगा मैं दिखा दूंगा आपको, ऐसा बात नहीं है। पीजीपीपी से मतलब ये बिजनेस करता है, तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस, तो कौन सा हेड से कमाया? पीजीपीपी से। अच्छा यहाँ पर पीजीपीपी का डिटेल्स कुछ नहीं दिया है क्योंकि ये डिडक्शन स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर आपको बोल दिया कैलकुलेटेड करके बोल दिया, इसलिए लिखा है देखो कंप्यूटेड। कंप्यूटेड मतलब पीजीपीपी में कि कैसे 1,35,000 आया, ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही आपके सामने रखा गया है, थाली में परोस के दिया है। परोस के देना समझते हो ना, मतलब एकदम सजा के दे दिया आपको, और मेहनत नहीं करना है। लेकिन जब हम लोग टोटल इनकम करते थे, जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम करते थे, तो इसी पीजीपीपी क्वेश्चंस के पीछे बिजनेस एंड प्रोफेशन से कितना इनकम कर रहे हैं उसी के पीछे पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन करेक्टली ये प्रॉब्लम तो हल्का कर दिया, तो बेसिकली कम नंबर का क्वेश्चन होता है ना, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन में आपको वो कंप्यूट खुद करना पड़ेगा।
मतलब पूरा पीजीपीपी का प्रोविजंस को यूज करके पीजीपीपी पे आना है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स नहीं है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। सो पीजीपीपी से आपने 1 तक 35 कमाया। नाउ द बिग क्वेश्चन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है आपका यहाँ पर, बोलो ना। क्या लॉटरी इनकम कौन से सोर्स में जाते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। थैंक यू सर। और ये जो फिक्स डिपॉजिट 30,000 इनकम किया, ये कौन सा सोर्स का इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। थैंक यू सर, ये सब आईफोस में जाता है। तो पीजीपीपी से 1,35,000 इनकम फ्रॉम, सर ये सब आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सर कैसे करूं? सर सारा हेड्स जब आपको मैं सिखाया ना तब भी बता दिया था। अच्छा जिन्होंने नहीं किया वो स्टार्ट करो ना बैकअप करना, फिर बाद में और एक बार लाइव करवाऊंगा और एक बार सीख लेंगे, 2-2 बार 3-3 बार रिवाइज कर लेना। बैकअप ले लो, बैठे बैठे घर पे देखते रहो, क्लास में रिवाइज करते रहो। पढ़ने का कितना तरीका है, बस पढ़ने का इच्छा होना चाहिए। 30,000 का इंटरेस्ट ऑन एफडी विद बैंक एंड लॉटरी इनकम 1,20,000, ये दोनों अदर सोर्स का पार्ट है। अब आप बोलोगे सर हमको आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्लास में लैग हो गया कुछ। सर टोटल करो, कितना टोटल इनकम हो गया? सिंपल सा क्लास है, 2,85,000। इसको करके दिखाने का जरूरत नहीं है। नाउ कम्स द पिक्चर ऑफ डिडक्शंस। अब डिडक्शंस का पिक्चर आएगा। अब बंदा ने कितना कमा लिया सर, मिस्टर ए ने कितना कमा लिया? हाँ कितना कमा लिया रे बंदे? 2,85,000 का। अब वो सोच रहा है कि क्या कुछ डिडक्शंस मिलेगा क्या, क्या कुछ डिडक्शंस मिलेगा क्या, उनको पता नहीं है। मिस्टर ए 61 ईयर्स, इनको ठीक से पता नहीं है। उनको इतना तो पता चल जाएगा सर कि मैंने पीजीपीपी से 1,35,000 कमा लिया, अकाउंट चेक करके देख लेगा। और बैंक में एफडी में 30,000 मिला है, बैंक पासबुक चेक करके पता चल जाएगा। और लॉटरी से 1,20,000 मिला है, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन जैसे उन्होंने जीटीआई कैलकुलेट कर लेगा 2,85,000 का, अब आगे आगे वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको टैक्स का चर्चा नहीं है। वो आ गया सर चार्टर्ड के पास या कंपनी सेक्रेटरी के पास या कॉस्ट अकाउंटेंट के पास, है ना। आके क्या पूछता है? आके पूछता है सर मेरा 2,85,000 आ रहा है, क्या कुछ डिडक्शंस भी हो सकता है क्या? चलो देख लेते हैं। तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, तो आप लोगों को पता है ना सर, बिकॉज आप लोग प्रोफेशनल्स हो। तो 80C के तहत डिपॉजिट्स इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना किया उन्होंने? 1.5 लाख का किया। 1,50,000 का ही डिपॉजिट किया, क्या मिल जाएगा डिडक्शंस? यस सर। लिमिट के अंदर है, लिमिट के अंदर है ना सर। यस सर, मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिलता है। मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलता है। डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई 80C के तहत आपको मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलता है। ये देखो 80C कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा, और भी है ट्यूशन फीस टू एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी 2 चिल्ड्रन, ये सब 80C का पार्ट है। तो लास्ट वीक बहुत जोर का बताया, अब फिर से ये सब जोर का बताएंगे तो फिर समझ चल जाएगा। तो रोज ये एक ही बात थोड़ी ना बोलना चाहिए सर। सर आप बोलते हो फिर रोज रिपीट करते रहते हो, आपका माथा खराब है, हमारा भी माथा खराब कर। चलो सर बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो गई। अंडर सेक्शन 80C पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख तक का डिडक्शन अवेलेबल है। प्रोविडेंट फंड में मैक्सिमम 1.5 लाख, कुल मिला के 80C में भी 1.5 लाख, कुल मिला के कितना भी अलग अलग जगह में कहीं पर 1.5 लाख 1.5 लाख 3 लाख दे दो बट फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के 80C से आपको 1.5 लाख ही मिलेगा। इन आवर करेंट एग्जाम्पल सिर्फ एक प्रोविडेंट फंड दिया है तो 1.5 लाख ही मैक्सिमम ले लेंगे। अच्छा और क्या डिडक्शन अवेलेबल है सर, इसका क्या करें? ये एफडी का, फिक्स डिपॉजिट का क्या करें? 30,000 का कौन से सेक्शन में बोला है इसके बारे में? 80 टीटीबी, वहाँ पे मैक्सिमम 50,000 तक आप डिडक्शन ले सकते हैं एफडी पे। मैक्सिमम 50,000 तक हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं एफडी पे। कितना ले लिया रे? करंटली कितना दे दी, मतलब उनको एफडी मिल रहा है? 30,000। ये देखो सीनियर रेसिडेंट सीनियर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, एक्चुअल इंटरेस्ट और 50,000 व्हिचएवर इज
लेस एक्चुअल इंटरेस्ट और 50,000 विच एवर इज लेस। ठीक है, तो 50,000 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर 50,000 हमारा मैक्सिमम लिमिट है, और बंदा कितना कर रहा है, ये कितने का कर रहा है सर, 30,000 का। चलो लगा दो, नहीं आप पार करा दो, पार हो गया। चार्टर्ड के पास, प्रोफेशनल CS में CMA के पास आया था, नहीं आप पार कर दिया। 2,85,000 का टैक्स था, GTI था, 80C से प्रोविडेंट फंड दे दिया, 80 TTB से FD का डिडक्शन ले लिया, बैंक डिपॉजिट्स का 1,80,000 का डिडक्शन हो गया, 1,80,000 का डिडक्शन हो गया। तो 1,50,000 30 कुल कुल मिला के हो जा रहा है 1,80,000, लेकिन पूरा 1,80,000 नहीं मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड कर देगा 1,65,000 पे, रेस्ट्रिक्टेड कर देगा 1,65,000 पे। कैसे, मतलब पूरा 1,80,000 आपको डिडक्शंस के तौर पे नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका एज 60 साल से ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक FD क्वालिफाई फॉर डिडक्शंस अप टू 50,000 अंडर सेक्शन 80 TTB, ये तो पता लग गया। Though the aggregate deductions under Chapter 6A is 1,80,000, however, the maximum permissible deductions cannot exceed the GTI exclusive of long-term capital gain tax under Section 112 and Section 112A. Short-term capital gain covered under Section 111A and winning from lottery of the SSC. तो यहाँ पर कहना क्या चाहता है सर, therefore the maximum permissible deductions कितना हो जाएगा, 2,85,000 minus 1,20,000 इक्वल्स टू 1,65,000। अब आपके मन में चल रहा है सर ये 1,20,000 कहाँ से आया, 1,20,000 कहाँ से आया, बोलो सर, ये हिसाब क्या है सर। लॉटरी से कितना कमाया बोलो तो, 1,20,000। लॉटरी से कितना कमाया, 1,20,000, 1,20,000 लॉटरी से इनकम किया है। अब देयर इज ए रेस्ट्रिक्शंस, देयर इज ए रेस्ट्रिक्शंस, क्या रेस्ट्रिक्शंस है इस बात को समझे। आपका एग्रीगेट डिडक्शंस बन रहा था चैप्टर 6A के तहत 1,80,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में ऐसे तो कुछ नहीं है, बट ये रेस्ट्रिक्शंस में थोड़ा ध्यान दें। However, the maximum permissible deductions cannot exceed the GTI exclusive of long-term capital gain taxable under 100 section 12, 112, 112A and 111A and winning from lottery। मतलब जितना आपका GTI बनता है, जैसे GTI बनता है 2,85,000 और 2,85,000 से 2,85,000 से अगर आपके क्वेश्चंस में, जैसे इन दिस क्वेश्चंस, क्या यहाँ पर क्वेश्चंस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 112? नो सर। 112A था? नो सर। 111A था? नो सर। विनिंग फ्रॉम लॉटरी है? हाँ। हाँ, तो 2,85,000 से अगर हम एक्सक्लूसिव करें, मतलब निकाले 1,20,000 को, कितना हो जाएगा, करके देखो एक बार, क्या 1,65,000 आ रहा है? यस सर। यही बात कह रहे हैं सर कि 2,85,000 मेरा GTI है, और GTI एक्सक्लूसिव ऑफ कैपिटल गेन 112A लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में 111A। सर ये सब कहाँ बोला आपने सर, जो लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स भी कवर किए हो रिसेंट ट्रेंड में, उन्हें भी मैंने 112A 111A के बारे में बोला। और जब मैंने कैपिटल गेन चैप्टर कराया, इनका मिस है, या तो अभी बैकअप या तो बाद में जब लाइव करूंगा फिर से कर लेना। कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर भी मैंने इनके बारे में डिस्कस करके रखा। सो प्लीज अभी अगर आप मुझे बोलोगे कि सर एक बार 112A और 111A समझा दो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, क्योंकि एक अलग ही डिप्स में लेके चला जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं एसेट क्लास पे कि आप पे कौन सा एसेट्स है। ठीक है, फिर उस एसेट्स के ऊपर कितना दिन होल्डिंग है, उस पर डिपेंड करता है कि 112 लगेगा कि 112A लगेगा कि 111A लगेगा। तो मैं फिलहाल कैपिटल गेन में जाना नहीं चाहता, बट हाँ मैं बेसिक कराने के टाइम पे भी कैपिटल गेन के बारे में बोला, और जब मैं कैपिटल गेन चैप्टर को भी कवर करता हूं तब भी मैं वहां पर डिस्कस करता हूं। लेकिन इतना याद रखे, ये कैपिटल गेन रिलेटेड सेक्शंस एज वेल एज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इस टोटल इनकम जो भी आपका बनेगा, जैसे GTI 2,85,000 बन रहा है,
एक्सक्लूसिव ऑफ दिस एनी ऑफ दिस इनकम्स, अगर उसको हटा के आपका मैक्सिमम लिमिट उतना ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। वही बात है, मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड्स द जीटीआई इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 111A और विनिंग फ्रॉम लॉटरी। मतलब इनको छोड़ के भी जितना वैल्यू होता है उससे ज्यादा आपका डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो मतलब कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी सब पे जीटीआई ने मतलब डिडक्शन नहीं मिलता है सर उनका अलग डिडक्शन है ना, ये 112, 112A, 111 इनका अलग अलग कैलकुलेशंस है ना, टैक्स रेट अलग रेट चलता है। तो यस बेसिकली ये लिमिट से चैप्टर 6A के अंदर बोला है कि आपका ओवरऑल लिमिट 1,80,000 बन रहा है, बट हम आपको 2,85,000 जो आपका जीटीआई बनता है, ठीक है, यहां से अगर आप लॉटरी इनकम को निकाल देते हो तो आपका 1,65,000 होता है। तो 1,65,000 आपका ये बन रहा है, लेकिन आपका डिडक्शन बन रहे हैं 1,80,000 जो इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता, मैक्सिमम इतना मिलेगा, 1,80,000 नहीं मिल सकता। बस ये फर्क है। जब भी क्वेश्चंस में ध्यान रखें बात को, जब भी क्वेश्चंस में आपको चैप्टर 6A के तहत जब भी कैलकुलेशंस करें आप देख लीजिए कि आपके टोटल क्वेश्चंस के अंदर डिडक्शंस देने के टाइम पे क्या उसमें कैपिटल गेन 111 है, 111A है, क्या उसमें 112A है, क्या उसमें 112 है। अगर इन तीनों में से या फिर उसमें लॉटरी इनकम फ्रॉम लॉटरी है, अगर इस तरह का कोई भी चीज आपको क्वेश्चंस के अंदर दिख जाए तो जीटीआई जो भी आएगा आपका, दैट इज 2,85,000 का जीटीआई, वहां से आप उसको माइनस कर दीजिएगा। फिर जो भी लिमिट आपका होता है, जैसे इन दिस केस 1,65,000 हुआ और आपका एक्चुअल डिडक्शन 1,80,000 का हुआ, तो आपको 1,80,000 नहीं 1,65,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये फर्क है। समझ में आया सर? रिस्ट्रिक्टेड टू, बोलो सर। यस किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ लो। अरे मैं आशा करता हूँ कि सब कोई चुप है, मतलब समझ में आया है। ठीक है, ये एक नया पॉइंट था जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था मतलब करंट क्लास में। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर इस तरह का सेक्शंस मिल जाए या फिर लॉटरी जैसा इनकम मिल जाए, तो जीटीआई से आप उस इनकम को माइनस करिएगा और टोटल इनकम डिडक्शंस अगर अवेलेबल है आपका, जैसे यहाँ पर डिडक्शन 1,80,000 बन रहा था, लेकिन डिडक्शन आपको 1,80,000 नहीं, उससे कम में अगर आ जाता है तो वही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर डिडक्शंस आमतौर पे कॉमन सेंस आपको यही कह रहा था कि हमें तो 1,80,000 का डिडक्शन मिलेगा, बट आपकी कॉमन सेंस में पानी फेर दिया ना, क्योंकि इनकम टैक्स कॉमन सेंस का चीज है नहीं। इनकम टैक्स में आपको ज्यादा कॉमन सेंस आप नहीं लगा सकते क्योंकि नियम में बना हुआ है ना सर। तो ये नियम, अब कुछ चीजें नियम में चलना पड़ता है, कुछ चीजों नियम के आधार पे चलता है। अब ये नियम फॉलो करके आपको 1,65,000 पे ही रेस्ट्रिक्शन लगेगा और तब जाके आपका टोटल इनकम बन जाएगा 2,85,000 माइनस 1,65,000, सो टोटल इनकम विल बी 1,20,000। क्या 1,20,000 पे टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा? होगा टैक्स लाइबिलिटी? नो सर जीरो, क्योंकि मिनिमम लिमिट कितना है? मिनिमम लिमिट 2,50,000 है और ये जो पर्टिकुलर इंसान है हमारे सामने ये 61 के, तो इनका बेसिक लिमिट क्या है? 3,00,000 हेलो, बोलो सर। मुझे सिर्फ विश्वजीत का आवाज आ रहा है, बाकी लोग की थोड़ा हाँ हूँ कुछ करोगे? यस सर सर अगर हाँ हूँ करने का पैसा मिलता तो कर देते। थैंक यू सर, मैं मजाक से बोल, समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है सर। ये वाला क्वेश्चन करवा दो ना, बहुत सारा एडजस्टमेंट दिख रहा है। चलो सर कर लेते हैं, कर लेते हैं, क्या है ना, क्या पता कल हो ना हो। यस,
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे साथ साथ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिया जाओगे। कंफ्यूजिया मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मिस्टर गुरनाम, देखता हूँ सर क्या है इस गुरनाम के झोली में, भर दो झोली मेरी। हाँ, मिस्टर गुरनाम के झोली में क्या है देखते हैं। एज 42 ईयर्स, सैलरी इनकम 5,50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, खत्म होने को है 31 मार्च 2023। ठीक है सर। He has earned interest of 14,500 on the savings bank account with State Bank of India। वाह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने इंटरेस्ट कमाया। कितना कमाया? 14,500। गजब, अच्छा है सर। Compute the total income of Mr. Gurna for the assessment year 23-24 from the following particulars, assuming that he does not opt for section 115 BSc। सर ये तो होना ही था, अगर डिडक्शंस लेना है तो 115 BSc तो आना मुश्किल है ना। बार बार बोल रहा हूँ, 115 BSc आपको हर क्वेश्चन में नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है, बार बार 115 BSc क्यों नजर आता है? सर क्योंकि 115 BSc में आपका टैक्स रेट में डिस्काउंट है, और अगर आप डिस्काउंटेड टैक्स रेट लेते हो तो आपको डिडक्शंस वाला चैप्टर 6 से, दैट इज 80C से 80U का जो रेगुलर डिडक्शंस है वो मिलना थोड़ा मुश्किल का है। थोड़ा नहीं, काफी। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बेसिकली नहीं मिलेगा। कहाँ बोला मैं इसके बारे में? टोटल इनकम पे भी बोल के रखा। छोड़ो सर अभी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, बाप रे बाप, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन कैश अमाउंटिंग टू 25,000 कैश में दिया फॉर इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स। किसके लिए? पेरेंट्स के लिए जो उन पे डिपेंड करते हैं। द इंश्योरेंस पॉलिसी वाज टेकन ऑन 15th of July 2019 and the sum assured of life of his dependent parents is 2 लाख। कितना सम एश्योर्ड है? 2 लाख का। कब इंश्योरेंस लिया है? 15 जुलाई 2019 को। फर्क पड़ता है क्या? अरे पड़ता है, पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है ना, बीच बीच में अमेंडमेंट आता है कि इससे बाद का पॉलिसी होगा तो लेंगे, पुराना होगा तो नहीं लेंगे। जैसे हाउस प्रॉपर्टी कराने के टाइम पे 99 के बाद का लोन होगा तो लेंगे, उससे पुराना होगा तो नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग है, डेट के ऊपर डिपेंड करके काफी सारा पॉइंट में बदलाव नजर आता है। तो यहाँ पर भी कुछ डेट इशू कर सकता है, तो एक बार देख लेंगे। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹25,500 पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज मेजर सन। मेजर सन मतलब 18+। थैंक यू। मेजर सन उसका बच्चा है 18+ वाला, जो उन पे डिपेंड नहीं करता, खुद कमाता है। डिपेंड करना मतलब अपना जिंदगी अपने भरोसे चलता है कि किसी और के भरोसे चलता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का मेन बात करते हैं। डिपेंडेंट का मतलब है फाइनेंशियल डिपेंडेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो इनका जो मेजर बच्चा है, मेजर सन है, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। द सम एश्योर्ड ऑन लाइफ ऑफ हिज सन इज 3,50,000। पॉलिसी लिया गया है 30 मार्च 2012 में। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई चेक ऑफ ₹22,500 फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ। खुद के जीवन में, अरे खुद का भी कुछ लाइफ है बोल के नहीं किया। मेरा जीवन का दाम नहीं, सबका जीवन को पड़ा है, खुद का जीवन का भी दाम दे दो। तो दाम क्या दिया? इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, सम एश्योर्ड 2 लाख। कब लिया? 8 सितंबर 2018। प्रीमियम ऑफ 26,000 पेड बाई चेक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ, खुद के लिए एंड अच्छा बीवी के लिए। हाँ, आधा नर आधा नारी, मतलब समझते हो, अर्धनारीश्वर। कौन है? शिव एंड पार्वती। ठीक है, दोनों के लिए ले लिया। क्या समझ रहे हैं सर? कुछ समझे कि नहीं? छोड़ो सर, ये सब नहीं समझने का जरूरत नहीं है। अपने लिए भी लिया, अपने वाइफ के लिए भी लिया। प्रीमियम ऑफ 26,000 पेड बाय चेक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड हिज वाइफ। अच्छा, 1,500 पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप पे गए देखने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, क्या कल टपक तो ना जाए, किसको पता। आजकल तो सर जिसको टपकने का होता है वो नहीं टपकता। तो हम लोग सोचते हैं कि ये मर जाएगा, इसका उम्र हो चुका है,
बाद में पता चलता है कि जिसका एज नहीं वो टपक गया। पता नहीं सर किसका क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ मैं ना रहा, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। 1500 पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप एंड 4,500 पेड इन चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव मतलब कुछ होने से पहले रोक दो, रोक सको तो रोक लो। क्या क्या रोक लो सर? तबीयत खराब करो, पुअर सीनियर सिटीजन, ठीक है। पेरेंट के लिए ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्चुअली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स का होता है ना आजकल घर घर में डायबिटीज चेक कराने जाते हैं, शुगर लेवल, प्रेशर लेवल, हाँ, थायराइड प्रॉब्लम, बहुत सारे हैं। पुअर सीनियर सिटीजन पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹6,500 ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर एमबीए कोर्स। बाप रे, छोटा मोटा कोर्स नहीं, एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, परस्यूड बाय हिज डॉटर। चलो, sum of ₹5,000 donated in cash when institutions approved for purpose of section 80G for promoting family planning। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, फैमिली प्लानिंग पर काम करता है। फैमिली प्लानिंग क्या है, मतलब कैसे फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। हमारे देश में बड़ा अभाव है फैमिली प्लानिंग का, कोई कुछ भी करता रहता है, नॉलेज ही नहीं है कि जिंदगी कैसे आसान हो सकता है। सब जिंदगी को कॉम्प्लेक्स करने में लगा हुआ है। पुराने लोग कितना गलती किया है उसका भुगतना हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। एक फैमिली में जहाँ 4 बच्चा होना चाहिए था, वहाँ 8-10 बच्चा कर लिया। फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गया 8 में। अब उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को लेके मारा मारी, फिर बोलता है रहने का जगह नहीं है, घर नहीं है। अब पुराने लोग गलती करे उसका फल न्यू जनरेशन भुगते, आज हम लोग गलती करेंगे तो हमारा इसका फल नेक्स्ट जनरेशन भुगतेगा। कोई बोलेगा सर मैंने नहीं किया, कोई बोलेगा मैंने नहीं किया। अरे बाबा, ये मेरा अपना बात नहीं है, ये पूरा जनरेशन का मैटर है। सब कोई अपना पलड़ा झाड़ देगा तो फिर बचेगा क्या? अगर सोसाइटी में कहते हैं सर, अगर सोसाइटी में जैसे एक उंगली भी अगर आपका काम नहीं करता तो आपका पूरा हाथ काम नहीं करता। सोचो कभी एक उंगली में कभी कट आ जाए हल्का सा, तो हमें लगता है जैसे पूरा हाथ ही बेकार हो गया है। हाँ, एक शर्ट का बटन तक लगाया नहीं जा सकता। तो सोचो कि अगर सोसाइटी में एक भी बंदा खराब हालत में है, क्या उसका इफेक्ट सबको नहीं पड़ता है? सबको पड़ता है सर। इसीलिए फैमिली प्लानिंग एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के तहत किया जाता है, इसलिए एनजीओ वगैरह है काम करते हैं। सर ये सब तो हो गया, ज्ञान भी बांट दिया आपने। टैक्स का क्या होगा? हाँ, 7 पॉइंट दिया है आपको, टैक्स का क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये देख लो, गुरनाम जो है वो 42 साल के हैं, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, तो इज अ नॉन सीनियर। ज्यादातर एलआईसी का दिया है, और साथ में कुछ 80G का भी है, 80D का भी है, 80EEB का भी है। ठीक है, देख लेते हैं। 5.5 लाख उनका इनकम था और 14,500 उनका इंटरेस्ट अर्निंग था। तो सैलरी इनकम 5.5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इनकम फ्रॉम सैलरी 5.5 लाख और इंटरेस्ट एंड सेविंग 14,500, कुल मिला के जीटीआई बन रहा है उनका 564,500। इसमें कोई प्रॉब्लम सर? बोलो। पहला पड़ाव, फर्स्ट स्टेज, नो सर। वेरी सिंपल। आगे का जर्नी डिपेंड करता है आपने डिडक्शंस घर पे कितना पढ़ा उसके ऊपर। प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स में मैंने डिडक्शंस रिलेटेड जो प्रोविजंस का दिमाग खाए थे आप लोगों का, जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा बोर होते हो। हाँ, अब वही बोरिंगनेस काम आता है सर। एक चीज याद रखना, जिंदगी में काम वही चीज आता है जो जितना बोरिंग होता है। सर क्या बात करते हो, आपका माथा खराब हो गया। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, अच्छा चैप्टर 6 के तहत आपको डिडक्शंस मिलेगा 80C। अच्छा, मेजर सन के लिए कितने का प्रीमियम था आपका? क्वेश्चन क्या बोला था मेजर सन के लिए? 3.5 लाख का सर, इसमें 20% ये मिल जाएगा डिडक्शन, मैक्सिमम 20%। क्यों मैक्सिमम 20% क्यों मिलेगा? सर क्योंकि वो 31/3/2012 से पहले किया। कहाँ चला गया? मेजर सन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, द सम एश्योर्ड ऑन लाइफ ऑफ हिज सन इज 3.5 लाख। 3.5 लाख का एश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 30 मार्च 2012 को लिया गया, 30 मार्च 2012 को लिया गया। तो कहता क्या है आप थोड़ा देख लो।
As per section 80C, no deductions is allowed in respect of premium paid for life insurance of parents, whether they are dependent or not. ध्यान से सुनना. Therefore, no deduction is allowable in respect of 25,000 paid as premium for life insurance of dependent parents of Mr. Gurnam. In respect of insurance policy issued on or after 1st April 2012, deductions shall be allowed for life insurance premium paid only to the extent of 10% of sum assured. In case of insurance policies issued before 1/4/2012, deductions of premium paid of life insurance policy shall be allowed up to 20% of sum assured. Very good, विश्वजीत, एकदम सही पकड़े हो. पॉइंट को समझिएगा. पहला बात कि पेरेंट्स के इंश्योरेंस पे डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा यदि डिपेंडेंट रहे या इंडिपेंडेंट रहे. सेकेंडली, बच्चे के लिए होगा, चाहे वो बच्चा आपके ऊपर डिपेंड हो इंडिपेंडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, बच्चे पे होगा. एक बार जो बच्चा है वो हमेशा बच्चा ही रहता है ना. आप कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप के लिए बच्चा ही रहेंगे ना. आज ही सुबह से मेरा माँ मुझे वही बोल रहे थे. ठीक है, कितने भी बड़े हो जाओ, बच्चा बच्चा ही रहेगा. ऐसे डिफरेंट. सो in respect of insurance policy issued on or after 1/4/2012, 1/4/2012, deductions shall be allowed for life insurance premium paid only to the extent of 10% of sum assured. और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आपका 1/4/12 से पहले का लिया हुआ है तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड पे आप डिडक्शन अवेलेबल कर सकते हो. इसीलिए इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट केस 25,500 is allowable in full in respect of life insurance of Mr. Gurnam's son, since insurance policy was issued before 1/4/2012 and premium amount is 20% of 3.5 lakh. Assured value the 3.5 lakh, उसका 20%. However, in respect of premium paid for life insurance policy of Mr. Gurnam himself, deduction is allowable only up to 10% because policy 1/4/12 से बाद लिया गया है. That is 10% of sum assured. तो अपना इंश्योरेंस 1/4/12 के बाद का है और बेटा का इंश्योरेंस 1/4/12 से पहले का है, तो उस पर 20% ऑफ सम एश्योर्ड था. अच्छा, 3.5 लाख का 20% कितना होता है? 70,000. कितना? 70,000. 70,000. ठीक है, लेकिन हमें कितना मिलेगा? 70,000 मिल जाएगा? नो सर, जितना पे किया उतना 22,500. हाँ, मतलब जो लोअर है. ठीक है, जो लोअर है तो हमें इतना मिलेगा सर. ठीक है, जैसे देखो मेजर सन का 25,500 का पूरा अवेलेबल हो जाएगा और खुद के लिए 2 लाख का 10%, ऐसे तो 20,000 होता है, लेकिन आपने कितना भरा? आपने भरा 22,500 का प्रीमियम, तो 22,500 मिलेगा कि 20,000 मिलेगा? विच इज लोअर? 20,000 और 22,500 में विच इज लोअर? 20,000 इज लोअर, सो 20,000 मिलेगा. तो दोनों मिला के अपने लिए और अपने मेजर सन के लिए आपने जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम किया कुल मिला के 45,500 लेके घर चले जाओ. सर कहाँ जाना है? घर कहाँ है? घर पे ही है. ठीक है, बात समझे ना, घर जाने का मतलब क्या है. तो ये हो गया आपका अंडर 80C. बोलो सर, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट 80C में? ये जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ ये सब प्रोविजंस हम लोगों ने पहले रीड किया तब जाके बोलना. हेलो, क्या आप लोगों को 80C समझ में आ गया? बोलो ना. यस सर. यस सर. थैंक यू सर. अब आ जाते 80D में. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ भरा है? मेडिकल किसके लिए भरा? हेल्थ इंश्योरेंस. ये मेडिकल अर्धनारीश्वर के लिए भरा है, मतलब आधा खुद के लिए आधा बीवी के लिए. इसीलिए मैं बोला अर्धनारी, मतलब आधा नर आधा नारी. ठीक है, 26,000 पे किया. और कुछ मेडिकल में? ATD premium paid for 26,000 health insurance of self and wife by check restricted to 25 और पेमेंट मेड फॉर हेल्थ चेकअप फॉर पेरेंट्स 4,500, कुल मिला के 29,500. कैसे? चलो इसका भी नोट्स एक बार देख लेते, कारण एक बार रिवाइज करा देते हैं. As per section 80D, in case of premium is paid in respect of a health of a person specified therein and for health checkup of such person, deduction shall be allowed up to 25.
फर्दर एक डिडक्शंस आप ले सकते हो 5,000 इन एग्रीगेट shall be allowed in respect of health checkup of self, spouse, children and parents in order to claim deduction under section 80D. The payment for health checkup want to be noted sir. हेल्थ चेकअप के लिए आप जो पेमेंट करते हो कैन बी मेड इन एनी मोड इंक्लूडिंग कैश पे 5,000 तक मैक्सिमम ले सकते हो. However, the payment for health insurance premium has to be paid in any mode other than cash. इंश्योरेंस प्रीमियम को आपको कैश छोड़ के देना पड़ेगा, लेकिन हेल्थ चेकअप के लिए जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह में आप 5,000 तक का कैश ले सकते हो, लेकिन वो 5,000 25,000 के अंदर आता है. मतलब ऐसा नहीं कि 25,000 प्लस 5,000, ये 5,000 इंक्लूड इन दी 25,000 जो मैक्सिमम लिमिट है. ठीक है. Therefore, in the present case, in respect of premium of 26,000 paid health insurance of self and wife, deduction should be restricted to 25. Since the limit of 25,000 has been exhausted against medical insurance premium, so no deduction is allowable for preventive health checkup. मतलब क्योंकि ये इंश्योरेंस प्रीमियम में अगर चला जाएगा तो फिर आपको हेल्थ चेकअप के लिए और इसको नहीं मिलेगा. However, deductions of 4,500 is allowable in respect of health checkup of his parents since it is fall within the limit of 5,000. मैं आपको फिर से समझाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो फिर समझ में आएगा. क्वेश्चन क्या बोला था? लुक एट सर, आप एट ए टाइम दो बेनिफिट नहीं ले सकते. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 22,000 मतलब फॉर हिज लाइफ, इसको छोड़ो. प्रीमियम पेड, ये वाला प्रीमियम पेड बाय चेक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड हिज वाइफ, ये हेल्थ इंश्योरेंस था. ध्यान से देखना सर, ठीक है. हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपने 26,000 का खर्चा किया अपने लिए और अपने वाइफ के लिए, और 1,500 पेड किया कैश फॉर हेल्थ चेकअप एंड 4,500 पेड इन चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हिज पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है. अब इंश्योरेंस में आपने 22,500 का खर्चा किया, सॉरी 26,000 का खर्चा किया, बट आपको लिमिट कितना बांध दिया इंश्योरेंस के लिए? इंश्योरेंस का लिमिट कितना बांध दिया बोलो? 25 का लिमिट है. तो भले ही आपने 26,000 किया बट आपका लिमिट है 25 का. और हेल्थ चेकअप में आपने जो कैश खर्चा किया खुद के लिए 1,500 और माँ बाबा के लिए 4,500, कुल मिला के कितना कैश हो जाएगा? 6,000. लेकिन 6,000 मतलब 5 से ज्यादा हो गया था. 6,000 मतलब 5 से ज्यादा हो गया था, तो 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा. लेकिन हाँ, ये जो पेरेंट्स के लिए आपने जो हेल्थ चेकअप फॉर पेरेंट्स किया, ये 4,500 आपको मिल जाएगा. तो 25 हेल्थ इंश्योरेंस के कारण और 4,500 मतलब 5,000 जो विद इन दी लिमिट ऑफ 5,000 है जो आपने हेल्थ चेकअप के लिए माँ बाबा के लिए खर्चा किए, ये 29,500 आपको कुल मिला के मिलेगा. तो ये हो गया आपका प्रीमियम फॉर हेल्थ चेकअप एंड हेल्थ इंश्योरेंस मिला के. और ये 4,500 इसीलिए ले पाए. 1,500 क्यों नहीं मिला? क्योंकि 1,500 लिमिट को क्रॉस कर रहा है. आपका जो हेल्थ चेकअप का है वो 1,500 लिमिट को क्रॉस कर रहा है, इसीलिए तो वो 1,500 नहीं मिलेगा, बट माँ बाबा का मिल जाएगा. और इसमें 25,000 लिमिट है, आपने ऑलरेडी 26,000 कर दिए, तो 26 में 25 में मिलेगा. तो दैट इज द रीजन आपको यहाँ पर ये मिल रहा है. बोलो सर, आपको ETD क्लियर है? Yes. क्लियर है ना सर? इस तरह से ध्यान रखना है, इस तरह से आपको एग्जाम में ध्यान रखना है हर चीज का, कि क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं और क्या कारण से ले रहे हैं. नेक्स्ट थिंग, इसके बाद 80D होने के बाद आपके सामने आता है 80E. आपने इंडिया के लिए कोई लोन लिया था, दिस वन पेड इंटरेस्ट ऑफ 6,500 ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर MBA कोर्स परस्यूड बाय हिज डॉटर. अच्छा, बेटी के लिए, खुद के लिए नहीं, बेटी के लिए. तो लोन का इंटरेस्ट जितना भरोगे उतना ले सकते हो ना. 80E याद करो, 80E याद है कि नहीं है? जैसे एजुकेशन के लिए जितना इंटरेस्ट है वो पूरा डिडक्ट हो जाएगा. इंटरेस्ट ले सकते हैं 80E का. अगर आप लोग एक बार फिर से गो थ्रू करोगे तो आप देख सकते हो. ऐसे में सब बोल दिया था, फिर भी
The deductions is available for interest payment in the initial assessment year, year of commencement of interest payment, and 7 assessment years immediately succeeding the initial assessment year. 7 साल तक आप उसको ले सकते हो until the interest is paid in full by assessing whichever is RTR. जब तक पूरा इंटरेस्ट पे नहीं कर देते हो, जब तक इंटरेस्ट भरते जाओगे तब तक आप उसका इंटरेस्ट कवर करते जाओ. ठीक है, तो इंटरेस्ट में आपको बेनिफिट है. इसलिए एमबीए के लिए जो बेटी की पढ़ाई के लिए लोन आपका लिया है उसका इंटरेस्ट आप डिडक्शंस के तौर पे दिखा सकते हो. नो इशू विद दैट. तो इधर हो गया 6,500. अब आता है 80 TTA. ये क्यों आ गया सर 80 TTA? क्योंकि इतना प्यार किया बैंक ने हमको, क्योंकि इतना प्यार हमको बैंक ने कर लिया. कहाँ रे ये इंटरेस्ट? एक था यहाँ पर, कहाँ चला गया? ये इंटरेस्ट इनकम 14,500. स्टार्टिंग में मैंने इसको आधा सोर्स में डाल दिया था. इसका क्या करे सर? इसको आपने ऑलरेडी आधा सोर्स में डाल दिया था सेविंग्स बैंक अकाउंट में 14,500. क्या पूरा का पूरा मिल जाएगा सेविंग्स इंटरेस्ट? नो सर, 10,000 मैक्सिमम. मैक्सिमम लिमिट है 10,000 का. हाँ, मैक्सिमम लिमिट है 10,000 का. As per section TTA, deduction shall be allowed from the GTI of individual. किसके लिए मिलता है? इंडिविजुअल के लिए मिलता है, और ज्वाइंट फैमिली HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के लिए मिलता है. ठीक है, कोई भी ले सकता है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं, वो भी ले सकते हैं. एंड एनी को पर्सनल ऑफ HUF वो भी ले सकता है. In respect of income by way of interest on deposit in savings bank account included in the assessed GTI, subject to a maximum of 10,000. Therefore, deductions of 10,000 is allowable from GTI of Mr. Gurnam. So the interest from savings bank account is 14,500. 14,500 का इंटरेस्ट मिला है, पर पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा. 80 TT आपको सिर्फ 10,000 तक का ही लिमिट बांध के देता है. तो ले लो 10,000 और मौज कर लो. सर कुछ बाकी रह गया क्या? यस, एक बाकी है. 5,000 जो आपने 80G में प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन किया कैश में, चलेगा क्या? जी के तहत प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशंस को आपने पेमेंट किया, चलेगा क्या डिडक्शंस? 5,000 क्या करे, ले लेंगे? यस सर. सर नहीं चलेगा. 2,000 तक कैश चलता है, उससे ज्यादा नहीं. कैश बार बार इसीलिए पॉइंट में मैंने हाईलाइट किया, कैश 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 में दिया. कैश में कितना लिमिट है? 2,000. कितना भी आपको डोनेशन करने का प्यार मोहब्बत आ जाए, चाहे कोई भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में काम करे. चैरिटेबल ऑब्जेक्ट मतलब एनपीओ एनजीओ टाइप का, चैरिटेबल ट्रस्ट, मंदिर मस्जिद, इस तरह का कहीं पर भी डोनेट करने का इच्छा करे, कैश में दो. 2,000 का दो, रिसिप्ट ले लो. 2,000 से ज्यादा का दो तो कैश नहीं देना है, चेक दे दो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, रिसिप्ट ले लो. बिना रिसिप्ट का ले पाओगे डिडक्शंस? नो सर, रिसिप्ट चाहिए. रिसिप्ट चाहिए. सर अगर रिसिप्ट नहीं लेंगे डोनेशन होगा, बट इनकम टैक्स में क्लेम नहीं होगा. डोनेशन तो होगा, दान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स में डिडक्शंस अगर आपको दिखाना है तो नहीं होगा. तो as per 80G, in case of donation is made in cash of a sum exceeding 2,000, अगर 2,000 क्रॉस कर रहा है, deduction under section 80G is not allowable in respect of cash donation up to 5,000 made to an institution approved in the purpose of 80G for promotion of family planning. काम खत्म, पैसा है. मतलब सारा पॉइंट क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, हम लोगों ने देखा और उसके हिसाब से जवाब दिया, और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करके देखने को मिल रहा है कि मेरा जीटीआई था 564,500 का, मेरा जीटीआई था 564,500 का, और मेरा टोटल इनकम बना डिडक्शन देने के बाद 473,000 का. क्या ये टैक्सेबल है?
अरे क्या ये टैक्सेबल है? यस सर। Yes, sir. अप टू कितना मिलता है? अप टू 2.5 लाख तक 41 के है ना, इनका लिमिट है अप टू 2,50,000 का। तो अप टू 2,50,000 नील, उसके बाद एज पर दिस स्लैब 5% के हिसाब से 5 लाख तक 5% में हो जाएगा। 87 में मिल जाएगा क्या? यस सर, रिबेट मिल जाएगा। रिबेट मिल जाएगा 5 लाख तक 12,500 आई थिंक नील हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं था, मैं टैक्स कैलकुलेशंस पे और बात नहीं कर रहा हूँ। टैक्स कैलकुलेशंस में हम लोग बहुत बात की है टोटल इनकम पे, बहुत। तो फिलहाल मैं टैक्स कैलकुलेशंस को थोड़ा सा स्किप करता हूँ, बिकॉज इन दिस क्वेश्चंस हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया इसमें टैक्स कैलकुलेशंस नहीं पूछा था, बस टोटल इनकम कैलकुलेट करने पूछा था, तो बस उतना करके रख दे। सर क्यों टैक्स कैलकुलेट करने में कोई मना है क्या? मना तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं भी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे चैप्टर में आपको टैक्स कैलकुलेशंस प्रैक्टिस ऑलरेडी कराया, आपका मन चाहे कर लो, ठीक है। लेकिन मुझे इतना बता दो सर, क्या आप लोग डिडक्शंस का क्वेश्चन समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो अगर आपको प्रोविजंस नहीं पता रहेगा ना, डिडक्शंस पे मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोविजन सर्वोपरि है, तभी मैं प्रोविजंस पढ़ पढ़ के गला फाड़ता रहता हूँ। मैं चाहूँ तो सिर्फ क्वेश्चंस करा के छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा गला को शांति मिलेगा, मेरा गला को थोड़ा शांति मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको प्रोविजंस ना पढ़ाऊँ या प्रोविजंस को ना लिखा हूँ, तो आप बाद में सोचोगे कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए पहले प्रोविजंस पढ़ा देते हैं, भले ही आप लोग बोर हो जाओ, बट मैं पढ़ा देता हूँ, है ना। बचपन में पेरेंट्स ना कभी कभी कुछ चीजें बच्चे लोगों को ना करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर भी उसको जबरदस्ती कराते हैं। वो बच्चे के अच्छे के लिए नहीं होता, वो डिसिप्लिन सीखने के लिए होता है। कुछ बोरिंग बातें जिंदगी में बड़ा काम आता है। आगे चलो सर, आपका भाषण नहीं सुनना। यस, इलस्ट्रेशन 18 एंड एज वेल एज इलस्ट्रेशन 19। आई होप क्लियर है दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, ये रॉयल्टी के ऊपर है, ये क्वेश्चन रॉयल्टी इनकम के ऊपर है। चलो देख लेते हैं। हाँ, लास्ट दिन मैं आपको रॉयल्टी में बता रहा था ऐसे, वो क्या नाम था, जेके रावलिंग के बारे में बात कर रहा था किसी क्लास में, रॉयल्टी इनकम को लेके। छोड़ो सर अभी। मिस्टर आकाश received royalty of rupees 2,88,000 from a foreign country. फॉरेन कंट्री से मिस्टर आकाश को रॉयल्टी रिसीव हो रहा है फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री फॉर ए बुक ऑथर्ड बाय हिम बीइंग ए वर्क ऑफ लिटरेरी नेचर। अच्छा, रॉयल्टी इनकम पे एक बात है, टेक्स्ट बुक में ना रॉयल्टी जो भी इनकम होता है उसमें कोई ऐसा डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज किताब में नहीं है। बट हाँ, अगर कोई साहित्य है, उपन्यास है, नोवेल वगैरह लिटरेरी नेचर का हो तो उस पे आपको मिलता है, इसलिए उसमें क्रिएटिविटी नजर आता है। तो क्या टेक्स्ट बुक लिखने में क्रिएटिविटी नहीं है? सर वो एक हार्डकोर सिलेबस वाइज नॉलेज है, और ये जो लिटरेचर है ना, इसका कोई सिलेबस नहीं है। हम लोग जो सिनेमा देखते जाते हैं, देखो सर आप लोग क्लास करते हो, आप लोग थोड़ा सा क्लास करने के बाद थोड़ा बोर हो जाते हैं। सर बुरा ना मानो, चाहे वो कितना भी पढ़ने में अच्छा हो, बोरिंगनेस आता है, थोड़ा बहुत तो आता है। लेकिन वही बच्चा जब मूवी देखने जाता है, जब मूवीज देखने जाता है, उसको बोर नहीं लगता। 2 घंटा क्यों, 4 घंटा बिठा दो, उठेगा नहीं। टॉयलेट भी जाने बोलो, नहीं जाना है, मूवी देख के उठेंगे। लेकिन पढ़ने बैठो, प्रॉब्लम क्या हो जाता है पढ़ने बैठने में, पढ़ने बैठेगा, कुछ देर पढ़ेगा, फिर थोड़ा सा पेशेंसलेस हो जाएगा, वो मूवी वाला इंटरेस्ट नहीं आता है। क्यों, बता सकते हो? नहीं सर, मूवीज में एंटरटेनमेंट होते हैं। नहीं सर। उसमें स्टोरी रहता है। हाँ, उसमें स्टोरी रहता है। और इसमें सर स्टोरी नहीं है। कोई मूवी में बोर हो जाते हैं। कोई मूवी में नहीं, ठीक है, मूवी का भी अलग अलग होता है, जैसे जो आर्ट फिल्म होते हैं। अब मानो जिसको जो कुछ मूवीज में ना डिपेंड करता है, कुछ लोगों को सिर्फ गाना डांस ये सब देख के में अच्छा लगता है,
कुछ लोगों को स्टोरी चाहिए होता है, कुछ लोगों को ना गहरा नॉलेज होना चाहिए, जैसे आर्ट फिल्म जो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता, कुछ लोगों को समझ आता है, मतलब उस लेवल का नॉलेज पे पहुंचना पड़ता है, क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में पहुंचना पड़ेगा तब समझ पाओगे, इट्स डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आपको मूवी इंटरेस्टेड लग गया तो आप इसलिए देखते रहते हो क्योंकि उसमें सिलेबस नहीं है, वो लोग कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी मतलब क्या, दे हैव ए स्कोप। और हमारा क्या है ना, स्कोप यहाँ पर क्या है ना, हम लोग एक जगह में रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिलेबस बना दिया, उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है, अब उसके बाहर नहीं जा सकते, तो क्या है ना, ये स्टोरी नहीं बन सकता, इसीलिए छोड़ो सर। Mr. Akash received royalty 288 ka from a foreign country for a book authored by him, being a work of literary nature. The rate of royalty is 18% of the value of books. The expenditure incurred by him for earning this royalty was 40,000. Earning royalty को पाने के लिए 40,000 का एक्सपेंस किया। The amount remitted to India, एक्सपेंस किया और फिर बाद में जो मिला उनको भारत में ट्रांसफर कर दिया till 30 सितंबर 2022 ने का 2,30,000। The remaining amount was not remitted. 2,88 में 30,000 2,30,000 किया, बाकी अमाउंट नहीं किया। Compute the amount includable in the GTI of Mr. Akash and the amount of deductions which he will be eligible for under section 80QQB. रॉयल्टी इनकम रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है सर, वो 80QQB में बोला गया है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ दी व्हाट हाउ 80QQB विल बी सॉल्व्ड। तो नेट रॉयल्टी उनको उन्होंने इंडिया में कितना रेमिट किया, 2,48,000 है ना, 2,88 से 40,000। सबसे पहले तो ये देखो सर, रेमिट नहीं, 2,48,000 का टोटल 2,88,000 का है। 2,88,000 को पाने के लिए 40,000 का एक्सपेंस रहा है, तो अल्टीमेटली आपका नेट रॉयल्टी होता है 2,48,000। ये आपका जीटीआई में जाएगा, ये आपका जीटीआई में जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि उसका रॉयल्टी का जो वैल्यू है, एक सेकेंड रुक जाओ, सर टोटल रॉयल्टी वैल्यू है 2,88,000 का, टोटल रॉयल्टी है 2,88,000 का, लेकिन आपको यहाँ पर 15/18 का एक रेशियो में इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? हाँ सर बोलो। चलो सर, इसके लिए ना आपको मैं थोड़ा सा 80QQB थोड़ा सा रीड करा देता हूँ डिटेल्स। एक सेकेंड, 80QQB थोड़ा सा मैं आपको रीड करा, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, ज्यादा उठ गया। एक बार प्रोविजंस का थोड़ा डिटेल्स हो जाए तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। Deductions in respect of royalty income of author of certain books other than text books, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बोल रहा था, टेक्स्ट बुक eligible assessee and quantum of deduction under section 80QQB, deductions of up to maximum 3 lakh is allowed to an individual। क्या कहता है, under section 80QQB deductions of up to maximum 3 lakh is allowed to an individual। इंडिविजुअल को 3 लाख तक का मिलेगा। रेसिडेंट इन इंडिया in respect of income derived as author or joint author, that is the deductions shall be the income derived as author or as joint author or 3 lakh whichever is less। 3 लाख या उससे कम वही डिडक्शन आप ले सकते हो। ये क्या बोलता है 80QQB में डिटेल्स में बोला है, एलिजिबल एसेसी एंड क्वांटम ऑफ डिडक्शंस अंडर 80QQB। अब एलिजिबल इनकम क्या क्या है वो थोड़ा देख लो। This income may be received either by way of lump sum consideration, आप at a time लंबा अमाउंट ले लो for the assignment of grant of any of his interest in the copyright of any book। Such book should be work of literary, artistic, scientific nature,
या फिर रॉयल्टीज और कॉपीराइट फीस, ठीक है। वेदर रिसीवेबल इन लम सम, मतलब या तो लम सम में ले लो या फिर पार्ट बाय पार्ट ले लो। द डिडक्शन शैल नॉट हाउएवर बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम फ्रॉम टेक्स्ट बुक, फ्रॉम स्कूल्स, गाइड्स, कमेंट्रीज। कमेंट्रीज क्या होता है ना, कुछ पुराने ऑथर का लिखा होता है, उसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट्री करना पड़ता है। जैसे वॉरेन बफेट का बहुत सारा किताबें मिलता है, वॉरेन बफेट ने जो भी लिखा बोला है उसको कमेंट्री करके अलग से लिखा गया, उसमें मतलब इनोवेशंस कुछ नहीं है, उसी पॉइंट को थोड़ा कमेंट किया गया। ब्रोशर्स, डायरीज, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल, पैम्पलेट, ट्रैक्ट्स एंड अदर पब्लिकेशन ऑफ सिमिलर नेचर, ये सब डिडक्शंस पे अवेलेबल नहीं है। सो वेयर एन एसएससी क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, नो डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम इनकम मे बी क्लेम्ड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब एक बार आप यहाँ पर क्लेम कर लेते हो तो दूसरे किसी भी जगह में आप क्लेम नहीं कर सकते। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर कैलकुलेशन कैसे होगा, जो जहां पर हम लोग अभी क्वेश्चंस के अंदर खड़े हैं, ठीक है। डिडक्शंस कैलकुलेशन करने का क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द डिडक्शंस अंडर दिस सेक्शंस, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत वाइटल बातें करने जा रहा हूं। द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनकम, रॉयल्टी और कॉपीराइट फी रिसीव्ड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ लम सम, ठीक है, before allowing expenses attributable to such income shall not exceed 15% of the value of the books sold during the previous year. 15% of the value of the books sold during the previous year. तो क्या कहता है? For the purpose of calculating the deductions under these sections, before allowing expense attributable to such income, कितना मैक्सिमम होना चाहिए? 15% से ज्यादा नहीं चाहिए of the value of books sold during the previous year. However, this condition is not applicable where royalty or copyright fee is receivable in lump sum, in lieu of all rights of the author in the book. अगर lump sum में मिला है तो ये provisions अप्लाई नहीं है, लेकिन अगर lump sum वर्ड यूज नहीं किया है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। इन आवर क्वेश्चंस इसीलिए 15/18 टोटल आपका वैल्यू था, कॉपीराइट वैल्यू था 18% और मैक्सिमम लिमिट है आपका 15%, एंड दैट इज वाई आपने 15/18 का वो रेशियो देखने को आपको मिला। और इसको क्लेम करने का कुछ कंडीशंस भी होते हैं। Furnishing of certificate in prescribed form. For claiming the deduction, the SSC shall have to furnish a certificate in prescribed manner in the prescribed format, जो as per income tax होना चाहिए, verified by person responsible for making such payment, setting forth such particular as may be prescribed. अगर प्रॉपर सर्टिफिकेट में आप उसको प्रेस्क्राइब नहीं किए तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। एंड पीरियड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर आपने कितना अर्निंग किया, where the SSC earns any income from any source outside India, he should bring such income into India in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the previous year. Previous year end के 6 महीने के अंदर, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 6 महीने के भीतर आपको उसको इंडिया में कन्वर्ट करना है, in which such income is earned or within such further period as the competent authority, मतलब income tax department may allow in this behalf for the purpose of claiming deductions. मतलब अगर 6 महीना बीत जाएगा तो डिडक्शन अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये डेट इतना वाइटल है। सर यहाँ पर कुछ बोला था कि उन्होंने 2,88,000 कब मिला था उनको? अरे 2,88,000 का जो रॉयल्टी मिला ये कब मिला, कुछ बोला है क्या? सर ये तो डेट जरूरी नहीं था, बट प्रीवियस ईयर एंड के 6 महीने के अंदर, मतलब अगर प्रीवियस ईयर खत्म होता है आपका 31 मार्च 2021 में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगर 6 महीने के अंदर आपको दे देता है तो डिडक्शन के लिए अवेलेबल हो सकता है। मतलब 31 मार्च 2021 अगर आपका प्रीवियस ईयर एंड होता है तो 30 सितंबर 2022 आपका 6 मंथ्स कवर करता है, तो विद इन 6 मंथ्स होगा तो आप डिडक्शन के लिए जा सकते हो। अदरवाइज आपको डिडक्शन अथॉरिटी नहीं, मतलब ना भी दे सकता है, मतलब देगा नहीं बेसिकली। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? मीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सच अदर अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट एंड डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज में डील करने का अथॉरिटी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर जिसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अथॉरिटी दे के रखा है। हाँ अब बताओ सर, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आपका रॉयल्टी वैल्यू कितना था? रॉयल्टी वैल्यू था बुक्स का वैल्यू का 18%,
सो अगर आपका बुक्स का वैल्यू का 18% है, लेकिन आपको मैक्सिमम लिमिट क्या मिलेगा, 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो 2,88,000 इंटू 15/18, तो 2,88,000 का 15/18 करोगे तो कितना होगा, 2,40,000। So restricted to amount brought to India in convertible foreign exchange within prescribed time, within 6 months हुआ है कि नहीं हुआ है? सर आप लोग समझ पा रहे हो? यस हेलो, सर। क्या विदिन 6 मंथ्स कन्वर्ट हुआ है इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में, मतलब कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में? तब अप्रैल से लेके सितंबर हुआ है 2,30,000। आपको भले ही आपका रॉयल्टी 2,40,000 हो रहा है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज वो 15% का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ठीक है, टोटल वैल्यू का जो भी, जैसे कि टोटल बुक वैल्यू का 18% आपका रॉयल्टी है, उसका मतलब मैक्सिमम 15% तक मिलेगा। सो दैट इज बाई 15/18 करके 2,40,000 है। लेकिन फिर भी आपको रेस्ट्रिक्शन है, जितना आपका फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट होगा, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में कन्वर्ट कितने का होगा, 2,30,000, तो वो लेंगे आप। और एक्सपेंस कितना था आपका 40, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 2,30,000 माइनस 40, 1,90,000। बोलो, थोड़ा हटके क्वेश्चन था, 80 क्यूब बी। एनी डाउट सर? नो। कोई सवाल है तो कर लो, अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो कर लो सर। सर ये 15/18 एक और समझा दीजिए। 15/18 कुछ नहीं है सर, ये वाला, ये तो कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शंस का जो मैनर बताया है उसमें क्या बताया, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द डिडक्शंस अंडर दिस सेक्शन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनकम, इनकम मतलब रॉयल्टी और कॉपीराइट फी रिसीव्ड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ लमसम, लमसम छोड़ के अगर आपको इनकम हो रहा है, लमसम मतलब क्या, एट ए टाइम पूरा पैसा दे देना, इसको लमसम बोलते हैं ना। लमसम मतलब क्या, जब कोई भी पैसा आपको एट ए टाइम मिल जाए। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि लमसम छोड़ के अगर आपको रॉयल्टी इनकम मिलता है तो उसके लिए एप्लीकेबल होता है। अब नाउ सिंपल बोलता है, बिफोर अलाउइंग एक्सपेंसेस attributable to such income shall not exceed 15% of the value of the book sold during the previous year। तो आपका कॉपीराइट वैल्यू 18% हो रहा है टोटल बुक वैल्यू का। तो अगर 2,88,000 का आपका कॉपीराइट है, 2,88,000 का आपका रॉयल्टी या कॉपीराइट है, तो उसका आपका वैल्यूएशन है 18, लेकिन आपको मिलेगा कितना, 15%, इसीलिए मतलब प्रोपोर्शनेट कर दिए। प्रोपोर्शन यस। 15 से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए। और आप जितना अमाउंट रेमिट करोगे, जितना अमाउंट आप इंडिया में रेमिट करोगे, उसी में आपका रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। अगर रेमिटेंस अमाउंट कम है तो वो उस अमाउंट को लिया जाएगा। अगर 2,40,000 रेमिट होता तो 2,40,000 ले लेते, लेकिन रेमिट तो 2,40,000 नहीं हुआ ना, रेमिट तो 2,30,000 हुआ है, और वो भी विदिन 6 मंथ्स हुआ है, विदिन 6 मंथ्स हुआ है ना। इसलिए यस सर। कितना क्लियर लिखा है, पीरियड फॉर रिपाट्रिएशन ऑफ इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया। रिपाट्रिएशन मतलब इंडिया में कितना दिन के अंदर आप भेज रहे हो, where the SSC earns any income, जैसे ये क्वेश्चन आउटसाइड इंडिया का था, he should bring such income into India into convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the previous year। आपका प्रीवियस ईयर 21 में खत्म होता है तो उसके 6 महीने के अंदर आपको भेजना है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में विदिन 30 सितंबर के अंदर आया। और बाकी अमाउंट 2023 के एंड तक भी नहीं आया, तो जो नहीं आया उस पर नहीं लेंगे। 2023 का 31 मार्च हो गया तब भी नहीं आया, तो नहीं आया तो नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमारे इस केस में, सॉरी मैंने 21 बोल दिया था, 31 मार्च 2022 तक देखेंगे, उसके बाद 6 महीने के अंदर आ गया, लेकिन बाकी अमाउंट नहीं आया। बाकी अमाउंट नहीं आया तो उस पर डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये है मिस्टर आकाश का QQB का ट्रीटमेंट। परिष्कार क्लियर ना? यस सर।
Yes. जैसे ये थोड़ा सा देखो सर, ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा हटके है। यही सब हटके पॉइंट्स के लेके मैं ये वाला क्लास को इसीलिए रखा था कि जो थोड़ा हटके हैं आपको थोड़ा बता देना चाहिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है ना। ये टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चंस को समझाने के लिए मैंने आज का क्लास में भी डिडक्शंस को रखा। जैसे ये देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ 80 डबल जे डबल ए, मतलब 80 डबल जे डबल ए हमें क्या सिखाता है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉयर को मिलता है जो न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। अब पहले तो आप ये देख लो कि क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शंस ये क्या है। ये सर्टेन इनकम के ऊपर बनाया गया है, बट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी टू whom section 44AB applies includes any profits। 44AB किस पे अप्लाई होता है? 44AB मतलब 44AB मतलब as per PGBP टैक्स ऑडिट, as per profits and gains in business and professions के हिसाब से ये टैक्स ऑडिट का सेक्शन है। तो जिस पे टैक्स ऑडिट कौन करता है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं। So where the GTI of an SSC to whom section 44AB applies includes any profits and gains derived from business are deductions of an amount equal to 30% of the additional employee cost. 30% of additional employee cost incurred in the course of such business in the previous year. मतलब previous year 22-23 में अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय कॉस्ट पे खर्चा किया, ठीक है, उसके ऊपर लगाते हैं includes any profits and gains derived from business deductions of an amount equal to 30% of additional employee cost incurred in the course of such business in the previous year 22-23 or whatever be the previous year would be allowed for 3 assessment year including the assessment year relevant to the previous year in which such employment is provided। प्रॉफिट का जितना परसेंटेज includes any profits and gains derived from the business and deductions of an amount equal to 30% of additional employee cost incurred in the course of such business in the previous year would be allowed for assessment year। और अगला 3 सा assessment year तक आपको मिलेगा। कैसे होगा दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन उसी लिए करना है ना, क्वेश्चन उसी लिए करना है, तो कैसे ये 80 डबल जे डबल ए का ट्रीटमेंट होगा मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, क्या कंडीशंस है? कुछ कंडीशंस है, शर्त पूरा करना है। तो रिडक्शन शुड बी अलाउड ओनली सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। बिजनेस शुड बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। बिजनेस जो है वो पुराना बिजनेस को स्प्लिट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया गया हो। द बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड बाय द एसएससी, किसी का बिजनेस एक्वायर्ड नहीं किया, एक्वायर मतलब अधिकार में लिया। बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और एज अ रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। द रिपोर्ट ऑफ द अकाउंटेंट गिविंग द प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स हैज टू बी फर्निश्ड बिफोर 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अकाउंटेंट का रिपोर्ट विद इन 30th सितंबर के अंदर आ जाना चाहिए असेसमेंट ईयर का। मतलब 22-23 अगर आपका प्रीवियस ईयर है तो 23-24 अगर आपका असेसमेंट ईयर है तो इस 23-24 के 30th सितंबर के अंदर रिपोर्ट आ जाना चाहिए। क्या? being the specified date referred to in section 44AB, that is the date 1 month prior to the due date of filing of return। ये रिटर्न फाइलिंग का 1 महीने पहले एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन। अब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, तभी जाके आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन सर अभी भी समझ में नहीं आया कितना क्लेम कर सकते हैं। वेट, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स बताया, जैसे एक कॉन्सेप्ट था एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। आपके मन में चल रहा था सर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? टोटल इमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जो भी अमाउंट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है प्रीवियस ईयर में, जिसको एम्प्लॉय किया गया। इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर बिजनेस पुराना है तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी नील इफ देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉय बढ़ा नहीं फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड एज वन ऑफ द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब लास्ट ईयर से इस ईयर में अगर एम्प्लॉय में इंक्रीज नहीं हुआ तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं माना जाएगा। Emoluments are paid otherwise than by on account pay check और account pay bank draft। अगर आपने emoluments चेक में दिया या ड्राफ्ट में दिया और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू से दिया, ठीक है, तो भी उसको हम लोग
यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में ध्यान में रखना कि कब कब एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट को नील माना जा सकता है। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू बिजनेस, अगर बिजनेस फर्स्ट ईयर में, न्यू बिजनेस का फर्स्ट ईयर जो भी अमाउंट वो पे करेगा और पेबल टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू बी द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। एडिशनल एम्प्लॉय मतलब an employee who has been employed during the previous year, जिसको जॉब में रखा जा रहा है, and whose employment has been effect of increasing total number of employees, मतलब जिनके एम्प्लॉयमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रोथ हो चुका है by the employer as on the last day of the preceding previous year। इस डेफिनेशन के अंदर कुछ चीजों को बाहर भी रखा गया है, जैसे कि an employee whose total emolument 25,000 से ज्यादा है, जिसका इनकम 25,000 से मंथली 25,000 इनकम से ज्यादा है, उनको इसके बाहर रखा गया है। an employee whom the entire contribution is, जिनको पेमेंट गवर्नमेंट करते हैं under the employee pension scheme notified accordance with the provisions of the employee provident fund and miscellaneous provisions act। an employee who does not participate in recognized provident fund, जो RPF recognized provident fund में जो participate नहीं करता, an employee employed for a period for less than 240 days during the previous year, जिसको एक 200 मतलब 240 दिन के कम समय के लिए previous year में रिक्रूट किया गया है, उनको इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर एज एन एडिशनल एम्प्लॉय काउंट नहीं किया जाता। ओके, ये थोड़ा एक्सेप्शनल पॉइंट आ गया। सर इमोल्यूमेंट्स मतलब बहुत सिंपल है, जो पेमेंट मिलता है, एनी सम पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय इन लीव ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, मतलब किसी को चाकरी दिया, जॉब दिया, उसके लिए जो भी पे करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इमोल्यूमेंट्स। अच्छा, इमोल्यूमेंट्स में भी कुछ बातें हैं, इमोल्यूमेंट्स के अंदर भी कुछ डेफिनेशंस के अंदर एक्सक्लूजन रखा गया है। लॉ है सर, एक बार हाँ बोलता है तो 2 मिनट में ना बोलता है। एनी कंट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग, उसको इमोल्यूमेंट नहीं कहा जाता। जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के पेंशन फंड में या प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, उसे इमोल्यूमेंट में डेफिनेशंस के लिए रखा गया। या फिर एनी लंप सम पेमेंट पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय at the time of termination of his service or superannuation or voluntary retirement, जैसे कि ग्रेचुइटी, जब सैलरी पढ़ोगे ये सब पढ़ोगे सर, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये सब को नहीं रखा जाता। ये सब क्या होता है, ये लमसम पेमेंट होता है, जब एम्प्लॉय का जॉब खत्म होता है, चाकरी या जॉब का पीरियड खत्म होता है, तब उन्हें वॉलंटरी पे किया जाता है, ठीक है, एक गिफ्ट की तरह, उसे इमोल्यूमेंट में काउंट नहीं किया जाता। तो फिर काउंट क्या किया जाता है, उसके अलावा जो भी पेमेंट वो करते हैं, लाइक सैलरी। सर ये तो प्रोविजन था, क्वेश्चन कराओ ना। ओके सर, क्वेश्चन कराता हूँ, और ये 80JAA आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम कैसे मिलता है, 80JAA। पेशेंसलेस नहीं होना है, ध्यान से सुनना है। देखो जरा, देखो ये क्या हो रहा है। Mr. A has commenced the business of manufacture of computers। सर मिस्टर ए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कब, 1 अप्रैल 2022 को। He employed 350 न्यू एम्प्लॉइज। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, तो 350 न्यू एम्प्लॉय को 2022-23 में जुगाड़ करके लगाया, जिनका डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल किया। देखो सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1 अप्रैल 2022 में 75 एम्प्लॉय को रखा, जो रेगुलर है, जिनका मंथली सैलरी 24,000 है। 125 एम्प्लॉइज 1 मई 2022 को एम्प्लॉयमेंट किया, रेगुलर है, 26,000 के लिए। 50 एम्प्लॉय 1 अगस्त 2022 में एम्प्लॉय किया, कैजुअल है, मतलब वही 240 के नीचे होगा, 24,500 इनका सैलरी है मंथली। और 100 एम्प्लॉय को जॉब दिया 1 सितंबर 2022 को, रेगुलर में 24,000 का सैलरी है पर मंथ का। नाउ द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड व्हाइल द कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट। ओके, प्रोविडेंट फंड में रेगुलर एम्प्लॉय अपना जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड इज लाइक अ गुल्लक, ठीक है। सैलरी में इसके बारे में ज्यादा चर्चा कर लेता हूं मैं। इसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालते हैं
और उतना ही पैसा एम्प्लॉय को भी डालना पड़ता है। इसी को पार्टिसिपेशन कह रहे हैं। और यही पैसा जब रिटायरमेंट होता है प्रोविडेंट फंड से तोड़ के सैलरीड पर्सन लोग लेते हैं। इतना तो जानते हो आप लोग सारे, स्पेशली जिनके घर में सैलरीड पर्सन होते हैं उनको जरूर पता होगा कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। हेलो, अरे जानते हैं कि नहीं जानते? Yes, sir. थैंक यू सर। घर में गवर्नमेंट पर्सन हो तो उनको प्रोविडेंट फंड का अच्छा खासा पता चल जाता है। नाउ regular employee participate in RPF while the casual employee do not. Now compute the deductions, if any, available to Mr. A for assessment year 23-24. If the profit and gain derived from the manufacture of computer that year is 75 lakh, तो प्रॉफिट जो भी हो रहा है प्रीवियस ईयर में अगर 75 लाख है और टर्नओवर है 10 करोड़ का, 10.16 करोड़ का, what would be your answer if Mr. A has commenced the business of manufacture of footwear from 1st April 2022? अगर वो फुटवेयर का बिजनेस 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट करता तो क्या होता? सॉरी सर, वो तो फुटवेयर का 2022 में ही कर रहा है ना। सॉरी वो, अच्छा ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का स्टार्ट किया 2022 पे, और अगर फुटवेयर का करता तो 2022 से अगर फुटवेयर करता तो क्या होता? ये दो सवाल आपके सामने रखा है। तो पहले कंप्यूटर वाला देख लेते हैं, फिर फुटवेयर में जाते हैं। क्या बोलते हो सर? तो सबसे पहले तो आपको इसका कैलकुलेशन टेक्निक थोड़ा मैं बताऊंगा। पहला बात, मिस्टर ए इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA सिंस ही इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। अगर वो टैक्स ऑडिट में एलिजिबल है 23-24 में, एंड ही हैज एम्प्लॉयड एडिशनल एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, उसने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया है। मिस्टर ए जो है वो एम्प्लॉयर है, उन्होंने टैक्स ऑडिट भी करवाया और एडिशनल एम्प्लॉय भी 22-23 में 350 के आसपास एम्प्लॉय लिया। So if Mr. A engaged in the business of manufacture of computers, ट्रेडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या माना जाएगा? 24,000 पर मंथ करके जिनका पेमेंट आप कर रहे हो 12 महीना, जिनका नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 75। देख लो सर, 1/4/2022 को आपने रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, टोटल एम्प्लॉयमेंट्स पर एम्प्लॉय 24,000। 25 के नीचे वाला ध्यान से सुनिएगा, 1/4/22, तो 1/4/22 में एम्प्लॉयमेंट करोगे तो पूरा 12 महीने का चलेगा। मतलब अगर मैं 23-24 असेसमेंट ईयर में जब मैं हिसाब लगाऊंगा, 23-24 इज माय असेसमेंट ईयर एंड 22-23 इज माय प्रीवियस ईयर। So when we calculate the previous year calculations, तो 24,000 सैलरी मिलने वाला 75 एम्प्लॉय का कॉस्ट निकालेंगे। हेलो, पहले मुझे ये बता दो। Yes. तो वेरी सिंपल Yes, कॉन्सेप्ट। sir. तो 24,000 अगर मेरा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मंथली सैलरी है, 12 महीना और 75 एम्प्लॉय मैंने लिया, ठीक है, तो कुल मिला के मेरा क्या बन जाएगा? मेरा कितना एडिशनल कॉस्ट बन जाएगा? देखो 2,16 लाख का एम्प्लॉय कॉस्ट बन जाएगा। अब इस 2,16 लाख पे मुझे 80JJAA कितना डिडक्शन अवेलेबल करता है? 80JJAA हमें कितना 30% डिडक्शन अवेलेबल करता है। सबसे पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ये देखो, any profits and gains derived from the business, deductions of an amount equal to 30% of additional employee cost incurred in the course of such business in the previous year। यहां से आया 30%, ये रूल है, ये बता दिया। सो इस तरह से 2,16 लाख पे 30% लगा के 80JAA में 64,80,000 के डिडक्शन ले लेना। ओके, अच्छा अब एडिशनल एम्प्लॉय कितना है कैसे पता करेंगे? देखो कुल मिला के ये एडिशनल एम्प्लॉय का हिसाब भी देख लो सर। न्यू एम्प्लॉयमेंट कितना क्रिएट किया था मिस्टर ए ने?
350। इसमें से कैजुअल एम्प्लॉयड जो 1 अगस्त में ज्वाइन कर रहा है, जो प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, ऐसा लोगों का संख्या है 50। रेगुलर एम्प्लॉय जो 1 मई को ज्वाइन कर रहा है और उनका टोटल मंथली इमोलमेंट्स 25,000 से ज्यादा है, 25,000 से ज्यादा है। ये देखो ये वाले 1 मई ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर रेगुलर, बट उनका सैलरी 25 से ज्यादा है, तो क्या ये लोग इनको काउंट कर पाएंगे? क्योंकि हमारा लिमिट है 25 के नीचे वाला सैलरीड पर्सन होना चाहिए, No. तो इनको भी हटाना पड़ेगा। तो 350 मेरा नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, 50 मेरा कैजुअल है, 50 मेरा कैजुअल है, तो कैजुअल तो प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, तो उन्हें भी हटाना है। रेगुलर में 125 जिनका सैलरी 25 से ज्यादा है उनको भी हटाना पड़ेगा, और रेगुलर में जो जो बेसिकली 240 से कम दिनों के लिए काम पे ज्वाइन किया है, जिसको 1 सितंबर 2022 के लिए काम पे लगा गया, मतलब ज्वाइन किया, तो अगर कोई 1 सितंबर 2022 में ज्वाइन किया तो 22-23 में क्या उनका नंबर ऑफ वर्किंग डेज 240 क्रॉस करेगा? हिसाब लगा लो, सितंबर से मार्च तक का हिसाब लगा लो, मतलब सितंबर 22 से मार्च 23 तक का हिसाब लगा लो, क्या 240 होगा? हो रहा है सर? 30, 31, 30, 31, 31, 29 नहीं 28, 31, कितना हो रहा है रे? 190। तो 240 से कम आ गया, इसे भी माइनस कर देंगे, तो 350 से कितना माइनस हो गया आपका? 275, इसीलिए 75 आ गया। अब कोई ऐसा हिसाब ना लगा ले, ये 75 आने के पीछे का हिसाब ऐसा है सर। अब बहुत लोग ऐसा भी कर लेगा, सर यहाँ रेगुलर में 75 दिख रहा है तो कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको डायरेक्टली ये देख के बता दिया था, यही लोग हैं जो 12 महीना काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मुझे डायरेक्टली यहाँ से समझ में आ रहा था। लेकिन द प्रॉपर वे टू कैलकुलेशन एडिशनल एम्प्लॉय इज लाइक दिस, टोटल कितना एम्प्लॉय है और उनमें से किसको किसको मुझे हटाना है, तो हटा के मुझे नंबर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो ये इस तरह से करना चाहिए। सो ये था आंसर, बस यही पूछा था, ये वर्किंग था। बोलो, समझ में आया कि कितना आपको डिडक्शंस मिलेगा? 80 डबल जे डबल ए। कोई शक, कोई डाउट हो तो पूछ लो सर, लेकिन अभी भी एक चीज हमने बोला नहीं सर। सर अगर वो कंप्यूटर बिजनेस छोड़ के जूता का बिजनेस करता तो क्या होता? ये सब चेंज होता है क्योंकि उसमें 240 से उसमें 150 डे काउंट किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड सर। अगर मिस्टर ए फुटवेयर की जगह, सॉरी कंप्यूटर की जगह फुटवेयर में आता है ना, तो उसमें एक चेंजेस है। If Mr. is engaged in the business of manufacture of footwear, then he would be entitled to deductions under section 80JAA in respect of employee costs of regular employees employed on 1 September 2022, since they have been employed for more than 150 days in the previous year 2022-23। उनके केस में 150 दिन से ज्यादा होने से ही काउंट किया जाता है, तो हिसाब में थोड़ा बदलाव आ जाता। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट 2,16,000 जितना, 2 करोड़ 16 लाख जितना था, उसमें 24,000 करके और 7 दिन, सॉरी और 7 एम्प्लॉय को ऐड कर लास्ट देते हैं। हाँ बोलो। लास्ट वाला जो था वो लास्ट जो 190 डे जो काम किया था उसका वाला लास्ट वाला 190 वाला मतलब मैं समझा नहीं। सर, जो लास्ट वाला नहीं था 100 वर्कर था, रेगुलर में 24,000 वो किया था। हाँ ये वाला ना, ये वाला ना, 100 वर्कर रेगुलर में है, 24,000 का है, इनके केस में क्या करना है? ये ऐड हो जाएगा क्योंकि 190 डे काम किया है। ये लोग 190 डेज काम किया है, तो ये 100 वर्कर को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, है ना? तो ये 100 वर्कर अगर ऐड हो जाएगा तो हिसाब क्या आएगा सर? 100 वर्कर, 100 वर्कर, और ये 7 क्या है? महीना, मंथ है ना सर? 7 मंथ्स, यस सर। मतलब वो लोग एंटर कब कर रहा है?
सितंबर को, 1/9/2022। हाँ सितंबर को कर रहा है, तो सितंबर से मार्च तक का हिसाब लगा के 100 एम्प्लॉय का 7 महीने का 24,000 करके ऐड हो जाएगा, बिकॉज उनके केस में लिमिट है 150 दिन का फुटवेयर बिजनेस पे, बाकी बिजनेस में 240। तो टोटल आपका वैल्यू आ जाएगा, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगा 3,84 लाख, उसका 30% लगा देना, तो आपका एग्जामिशन डिडक्शन आ जाएगा 1,15,20,000। बस ये है 80JJE। सर इजी है कि टफ है? सर टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है, हाँ या इजी है, बस समझना पड़ेगा, प्रोविजंस को समझना पड़ेगा। अगर प्रोविजंस में ग्रीप है, नो प्रॉब्लम विद दिस, बट अगर आप प्रोविजंस को नहीं समझ पाओगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा सर। ओके सर, बाकी जितना क्वेश्चंस आपको मिलेगा ना, मैं इतना समझ सकता हूँ कि आपको हो जाना चाहिए, बिकॉज और ज्यादा कुछ झमेला वाला नहीं है, झमेला वाला कुछ भी नहीं है। आप लोग घर पे ट्राई करना, मैं सारा नोट शेयर कर देता हूँ, इलस्ट्रेशन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। बोलो सर। हंस, आयन, इंकी, समन्विता, रोशनी, और जिनका प्रीवियस डिडक्शंस का लेक्चर मिस है या टोटल इनकम का क्लास मिस है, तो जरूर एक बार टोटल इनकम डिडक्शंस को गो थ्रू करके रखें, बहुत हेल्प होगा सर। शिवम, ठीक है सर? Yes, sir. ओके सर, ठीक है, मैं डिडक्शंस को यहीं पर रखता हूँ, डिडक्शंस को मैं यहीं पर रखता हूँ। बाकी चर्चा मैं दूसरे चैप्टर में नेक्स्ट क्लास, मतलब कल के क्लास में करूंगा, न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आई थिंक मैं TDS TCS एडवांस टैक्स में जाऊंगा सर, ठीक है, बहुत वाइटल चैप्टर है, तो उसमें बात करूंगा, फिर जाके मैं आपको रिटर्न फाइलिंग में जाऊंगा, ठीक है, मतलब वही फॉर्म का मैटर वगैरह से बात करूंगा। इतना होने से इनकम टैक्स का एक तरफ कवर हो जाएगा, और उधर से हम लोग जो बेसिक्स करके आ रहे हैं सैटरडे वाला क्लास में, उसको कंटिन्यू रखना है। तो इस तरह से इनकम टैक्स को पढ़ते जाओ और समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, डाउट हो तो पूछते जाओ। मेरे पास कुछ कल प्रॉब्लम आया है, जिन लोगों को मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया, मैं दे दूंगा सर, समय नहीं मिल रहा है, जैसे ही थोड़ा समय मिलेगा मैं जवाब दे दूंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा फिर। राक्षी दादा। ओके रोशनी, टाटा। थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू, यस, बाय सर, बड़ा स्टूडेंट, ठीक है।